कितने पैसे लिए गए हैं उस सब का एक एक पैसे का हिसाब अब मोदी जी आपको देना पड़ेगा। अब तो सारी बीजेपी की वर्किंग कमेटी बंद हो जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारी भी जेल जाएंगे अगर छुपाएंगे बात तो। ये किसानों को दिल्ली के अंदर आने से रोक रहे हैं ना, दिल्ली के अंदर से हम उनके आदेश पर आंदोलन शुरू करेंगे। पूरा देश किसानों के साथ है, क्योंकि किसान अपनी नहीं पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी, अंबानी और उनके चाइनीज़ मित्रों के हाथों से देश की ज़मीनें, खेती वाली ज़मीनें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग तो तैयार है ना, जान हथेली पे रख के ही खड़े हैं। आओ मारो, यही कर सकते हो ना। आरएसएस के डरपोकों, भारतीय जनता पार्टी के डरपोक यही कर सकते हैं ना, तो कर लो ये भी। तुमने क्या कम लोग मरवाए? 750 किसान मरवा दिए थे। अन्नदाताओं को ये खालिस्तानी बोलते हैं, इनको शर्म नहीं है ना। ये गद्दार हैं असली देश के। सर, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो राजनीतिक पार्टियां, खासकर बीजेपी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिर क्या वजह है जो इतनी परेशान है पार्टी? पार्टी परेशान नहीं होती है, पार्टी के अंदर जो चोर होते हैं ना वो परेशान होते हैं। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टियां थोड़ी परेशान होती हैं। पार्टी के अंदर जो चोर होते हैं वो परेशान होते हैं, जिन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा उससे वाइट करा के क्राइम करने के लिए जो काम किए थे, वो सब देख रहे होंगे कि किसने किसके माध्यम से और पैसे लिए थे। हम जैसे लोग भी तो हैं जो संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। हम भी तो बैठे हैं तैयार होके, अपना पेन, कलम और कागज़ तैयार करके बैठे हैं हम भी। हम अब एक एक उस व्यक्ति ने जो पैसे लिए हैं ना ये पार्टियों में, जो जिसने पैसे जमा कराए हैं, उसके खिलाफ ईडी का केस बनवाएंगे। ये तो गैर कानूनी हो गया ना घोषित। संविधान के खिलाफ पैसे लिए गए हैं ये, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम भी ऑर्डर किया था इसमें, फिर भी लिए गए। तो ये संविधान के खिलाफ अपराध करके जो पैसे लिए गए हैं वो ईडी के अपराध हैं सारे। अब हम ईडी को मजबूर करेंगे कानूनी रूप से कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ को अरेस्ट कर रहे थे, अब तो सारी बीजेपी की वर्किंग कमेटी बंद हो जाएगी। सब पे लगेगा ना भाई, एक अपराध जब इन सब लोगों ने मिल के किया है। भारतीय जनता पार्टी ने के जो लीडर्स थे उन्होंने मिल के साजिश करके ये इतना बड़ा अपराध किया है, जो कि ब्लैक मनी को वाइट करने का एक धंधा है, जो कि चोरी छुपे पैसे लेने का एक धंधा है, चोरी छुपे पैसे लेके चुरा के अपने पर्सनल कामों में लगाने का एक धंधा है। और इसके अलावा भी कितने पैसे लिए गए हैं उस सब का एक एक पैसे का हिसाब अब मोदी जी आपको देना पड़ेगा, अब नड्डा जी आपको देना पड़ेगा, और अमित शाह जी आपको देना पड़ेगा, और मोहन भागवत जी आपको भी देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ये मतलब है। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे पाई उसकी भी वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के मालिक, देश की जनता सड़कों पे आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, और ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव बनाएगा तो हम उसको निपटेंगे। उससे मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिली, और उसने एक ये बहादुरी वाला, ईमानदारी वाला, सच्चा फैसला किया काफ़ी दिन बाद। चुनाव आयोग का क्या रोल था इसमें? चुनाव आयोग का रोल अभी आ रहा है ना 3 हफ्ते में। चुनाव आयोग के अधिकारी भी जेल जाएंगे अगर छुपाएंगे बात तो। अब देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये अब छुपा छुपी का खेल होगा, तो उसमें एसबीआई के जो ऑफिसर्स हैं जो छुपाएंगे डिटेल्स, वो जेल जाएंगे। ईडी का केस उनके खिलाफ भी बनेगा। चुनाव आयोग के जो लोग हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने अपने लगवाए हैं, वो अगर छुपाएंगे बातें तो हम लोग तो बैठे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ग्राउंड तैयार करके दिया है हम जैसे लोगों को कि तुम आगे बढ़ो और इन सभी लोगों को जेल भिजवाओ, और हम उस ड्यूटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी लगाई है उसको पूरा करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो चुनाव आयोग के सभी के सभी अधिकारी जो हैं एकदम ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन करें, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहें। उसी प्रकार से एसबीआई के एक चीज़ छुपा मत लें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अक्षरता माने एसबीआई के लोग भी। अगर नहीं मानेंगे तो हम उन्हें जेल भिजवाने का काम करेंगे, ये हम बता रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान किया आप लोगों ने? नहीं, अभी 22 तारीख को, उसके बाद 25 तारीख को, और उसके बाद 29 तारीख को, और बहुत सारे प्रोग्राम, और कल नागपुर में भी एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो ईवीएम हटाने की जो जिम्मेदारी देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों के लिए लगाई है, वो नौकर उदित राज जी भी हैं, वो नौकर हम भी हैं, वो नौकर भानु जी भी हैं, वो बहुत सारे लोग हैं हमारे। अभी जो गौतम साहब थे, राजेंद्र गौतम साहब, वो भी एक देश की जनता के नौकर हैं। तो ईमानदार नौकरों की जो ड्यूटी लगाई थी, ईमानदार नौकर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताते रहते हैं कि हम अपनी नौकरी सही से बजा ला रहे हैं, ताकि मालिक हमारे नाराज़ ना हो जाएं। क्योंकि हम बेईमान नौकर तो है नहीं, मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह और बाकी लोगों की तरह कि जनता कोई ड्यूटी लगाए उसको पूरा ना करें। हम जनता का हुक्म बजा लाने के बाद उनको बताते भी हैं और आह्वान करते हैं कि आप आएँ और हमारी मदद करें।
अभी भी आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं आप लोग? कल से जब से पता चला है कि आप लोगों को जिस तरीके की धमकियां मिल रही हैं, साजिश का आप लोगों ने पर्दाफाश किया, फिर भी इतने आंदोलनों का आह्वान कर रहे हैं? देश की जनता का आदेश है, हमारे मालिक हैं, हम कैसे उनकी बात टाल सकते हैं। इतनी बड़ी महान देश की महान जनता ने एक हमें छोटी सी जिम्मेदारी दी है, जान जाएगी, हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। और ये देश बचाने की जिम्मेदारी अगर जनता किसी को सौंपती है तो वो कितना बड़ा एहसान करती है उन नौकरों के ऊपर, ये बात हम रियलाइज़ करते हैं। अमित शाह जी हमें मरवा सकते हैं लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते। भगत सिंह जी की आवाज़, उधम सिंह जी की आवाज़ और उस अशफाकुल्ला खान साहब की आवाज़, ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों आज़ादी के मतवालों की आवाज़ ना अंग्रेज़ दबा पाए थे, ना ये जो अंग्रेज़ों से सीख कर हमारे देश को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं वो हमें दबा पाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा आंदोलन? क्या ऐसे नहीं, ही तारीख कल एक बड़ी विक्ट्री हुई है हाँ। और उस विक्ट्री से दूसरी जीत भी अब जल्दी होगी, ईवीएम भी हटेगा और पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और उसके बाद 40 पार करने की हमारा चैलेंज है मोदी जी को। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं तो वो 40 पार करके दिखाएं अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं। सर आप उसे विक्ट्री बता रहे हैं लेकिन सरकार खासकर बीजेपी उसकी कार्ड ढूंढ रही है। देखिए सर, कार्ड तो ढूंढनी आज से ढूंढ रही है, कार्ड तो वो संविधान की ढूंढ रहे हैं। संविधान खत्म करने के लिए उन्होंने ऐलान कर रखा है। 52 साल तक सरदार पटेल साहब को धोखा देख के भारत के संविधान की कार्ड ढूंढते रहे, भारत का तिरंगा नहीं फहराया अपने ऑफिस पे, तो ये कार्ड तो शुरू से ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन भारत के संविधान की, भारत की जनता, महान जनता की और भारत महान देश की कार्ड पूरी दुनिया के पास नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी के जो छुटभैये लोग हैं इनके पास तो बिल्कुल भी भारत के संविधान की कार्ड ना पहले कभी थी ना आज कभी है। हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति लागू कराना भारत के संविधान की कार्ड कभी नहीं हो सकती है। हमारी कोई कार्ड भारत की जनता की ढूंढ ही नहीं सकते आरएसएस के ये गद्दार लोग। जिस तरीके से किसान आंदोलन की चीज़ें हो रही हैं, तीसरी मीटिंग भी बेनतीजा रही है, आंदोलन उसको भी रोका जा रहा है, आप लोगों का भी आंदोलन चल रहा है, इसको भी अगर रोकने की कोशिश की गई तो क्या होगा फिर? देखिए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे देश के मालिक हैं, वो भी जनता है इसलिए वो भी मालिक हैं। हम लोग दिल्ली के अंदर, ये किसानों को दिल्ली के अंदर आने से रोक रहे हैं ना, दिल्ली के अंदर से हम उनके आदेश पर आंदोलन शुरू करेंगे। उनके पैरेलल दिल्ली के अंदर शुरू होगा। अगर उन्हें बॉर्डर के पास रखेंगे तो वैसा ही आंदोलन हम दिल्ली में शुरू करेंगे। ये भी सरकार समझ ले। किसानों की आवाज़ दबाने की भी क्षमता, किसानों की भी कार्ड ढूंढने की क्षमता, बेरोज़गारों की कार्ड ढूंढने की क्षमता, गरीबों की कार्ड ढूंढने की क्षमता, मजलूमों की कार्ड ढूंढने की क्षमता आरएसएस के पूंजीवादी लोगों में और जालिम लोगों में है ही नहीं ये क्षमता। आज भी भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों द्वारा, तो भारत बंद हो रहा है, अभी आगे और मजबूत होगा। पूरा देश किसानों के साथ है क्योंकि किसान अपनी नहीं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी, अंबानी और उनके चाइनीज़ मित्रों के हाथों से देश की ज़मीनें, खेती वाली ज़मीनें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी ज़मीनें बचाने के लिए किसान लड़ रहे हैं। जो देश के खेतीहर मजदूर हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई जो है हमारे किसान लड़ रहे हैं। WTO से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे किसान लड़ रहे हैं। तो पूरे देश के फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। किसान कोई अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, सारे देश का वकील उनके साथ खड़ा है, सारे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। दिल्ली का एक एक ईमानदार नागरिक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को छोड़ के किसानों के साथ खड़ा है। हमारा शरीर यहाँ पे है, दिल उनके साथ है। हम उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दिल्ली के अंदर भी प्रोटेस्ट होंगे। सर लड़ाई दिल से तो नहीं हो पाएगी, फिजिकली जाना पड़ेगा वहाँ पे लड़ने के लिए। लड़ाई यहाँ भी होगी ना, वो जहाँ आना चाहते हैं हम तो वहीं हैं दिल्ली के अंदर। हम यहाँ उनका आंदोलन शुरू करेंगे। वहाँ पे रोक रखा है, आने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम उनकी आवाज़ बन के, हम उनके आदेश का पालन करके दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं ना। हम उनकी आवाज़ दिल्ली में भी उसी मजबूती से उठाने वाले हैं। अब क्या करेगी ये सरकार? देखिए, किसान आंदोलन के सपोर्ट में आप हैं, ईवीएम का आंदोलन अलग अलग चल रहा है। दो आंदोलनों को आपको अब चलाना है, साथ देना है, सपोर्ट करना है। लेकिन जिस चीज़ की साजिश आप बोल रहे हैं कि की जा रही है, इसके बीच कैसे आंदोलन चलेगा? देखिए, ईवीएम का जो आंदोलन है वो किसानों का, बेरोज़गारों का, देश के हर एक उस नागरिक का जो आरएसएस और बीजेपी का नहीं है, जो आरएसएस और बीजेपी के गंदे घिनौने कारनामों के साथ नहीं है, उसका आंदोलन है। जो पूंजीवादी मानसिकता का नहीं है, जो देश की आम जनता का हक लूट के अपना घर और पेट नहीं भरना चाहता। ईवीएम की लड़ाई हर एक उस व्यक्ति की है। किसान भी ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम की लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है।
किसानों की लड़ाई भी एक बड़ी लड़ाई है, वो भी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों हम साथ हैं, फ़र्क नहीं है। हर आंदोलन की जो प्रॉब्लम है, हर आंदोलन की जो मांग है, ईवीएम की मांग अगर मानी जाएगी, ईवीएम की मांग पूरी होगी, मतपत्रों से चुनाव होंगे, तो आने वाली सरकार किसानों के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी, उनकी हर मांग मांगनेगी। और अगली बार भी बैलेट पेपर से चुनाव जब होंगे तो जो सरकारें बनेंगी, जो जनता के नौकर बनेंगे, बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, वो जनता से डरेंगे। ईवीएम के माध्यम से जनता को धोखा देके, जनता की आवाज़ के खिलाफ बगैर वोट प्राप्त करे, जो एक सिस्टम बन गया है वोट लेने का, सरकारें बनाने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उससे हर एक मांग जो जायज़ मांग है, इंसाफ और बराबरी की मांग है, वो पूरी होगी। इसीलिए ईवीएम की लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई। लेकिन आप जैसे लोग जो इन आंदोलन को लीड कर रहे हैं, फेस हैं, अगर वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो कैसे चलेंगे आंदोलन? तो हमें क्या वो जिंदा छोड़ देंगे और हम उससे डर जाएंगे? वो तो सिर्फ इसलिए हमें नहीं मार पा रहे हैं अभी कि उनको ये डर है कि अगर वो एक हम जैसे किसी व्यक्ति को मारेंगे तो उसकी जगह पे 100 लोग खड़े होंगे। अब वो माहौल बन चुका है देश में। अब कोई डर नहीं रहा है इनकी पुलिस, जो ये भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हमारे तरफ बंदूकें और लाठी लेके दौड़ाते हैं, अब कोई डर नहीं रहा है उनसे। तो जब डर ख़त्म हो गया लोगों का, लोगों ने ये देखा कि हमारी जानें इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, तो एक महमूद प्राचा, एक भानु प्रताप जी को, एक किसी को भी, गौतम जी को या किसी को भी, या उदित राज जी को, मेशराम जी को, इन लोगों को मार के अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी बदलें अपनी, हाथ जोड़ें, माफ़ी मांगें देश की जनता से। और हम लोग तो तैयार हैं ना, जान हथेली पे रख के ही खड़े हैं, आओ मारो। यही कर सकते हो ना आरएसएस के डरपोकों, भारतीय जनता पार्टी के डरपोक यही कर सकते हैं ना, तो कर लो ये भी। तुमने क्या कम लोग मरवाए हैं? 750 किसान मरवा दिए थे, जो लखीमपुर खेरी में लोग मार दिए, तो कोई डर गया तुमसे? अभी किसानों के साथ क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती ना इनको, बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो ड्रोन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ज़रूरत थी, उनको यहाँ ला के ये अडानी और अंबानी और चाइनीज़ लोगों के साथ मिलके किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये एंटी नेशनल ये लोग हैं या नहीं हैं? इनकी औकात और हिम्मत है किसानों को, अन्नदाताओं को ये खालिस्तानी बोलते हैं, इनको शर्म नहीं है ना? ये गद्दार हैं असली देश के। देश ये समझ चुका है अब, इसीलिए अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो ये गद्दार जो हैं सब जेलों में मिलेंगे। आप कहा जा रहा सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिला है इन 10 सालों में, तो क्या बीजेपी पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता पे कार्रवाई होगी जो इसमें इन्वॉल्व है। ईडी का केस लगेगा, अब किसी और को ईडी अरेस्ट ना कर पाएगी, सीबीआई के पास अब कोई और काम ही नहीं बचेगा। हम लोग सारी कंप्लेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तो नड्डा जी का नंबर शुरू होगा, उसके बाद हर एक आदमी जाएगा, ईडी का केस लगेगा आप सब पे। ज़्यादातर पैसा जो अंबानी, अडानी और इन सब जैसे लोगों ने, अमित शाह जी के और मोदी जी के मित्रों ने चुराया है, वो भी तो बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास गया, पन्ना प्रमुखों के पास गया है। ये सभी तो देश के गद्दार हैं। मंथली पैसा कहाँ से आ रहा है? और जो सबसे बड़ा गद्दार है वो आरएसएस है, संस्था। उसका हर एक कार्यकर्ता जो इन सब धंधों में, देश को लूटने में शामिल है, उनमें से जो ईमानदार लोग हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सारी अंदर की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक एक को पकड़ेंगे। मुझे हैरानी है कि आरएसएस के अंदर भी कुछ ईमानदार लोग हैं और वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अब हमें। नहीं, फूट नहीं डाल रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं फूट डाल रहा हूँ आपस में लड़ाना नहीं, सब आरएसएस वाले सारे बीजेपी में तो हैं, उनमें से भी कुछ लोग पता नहीं किस वजह से ईमानदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे वजह नहीं पता। लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है? अमित शाह जी के बारे में क्या मतलब है? हमें इन्फॉर्मेशन मोदी जी के बारे में देने का क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर ज़मीर की एक कुछ परसेंटेज बाकी है। और एक तो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, बीजेपी के भी, आरएसएस के भी है, लेकिन वो एक ईमानदारी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। वो तो पब्लिकली कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी चाइना से डरते हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं मेरे पास सबूत भी हैं। तो आप समझ लो कहीं ना कहीं से सबूत आ रहे होंगे मेरे पास। ये जो पेटीएम के खिलाफ कांड हुआ है, और पेटीएम अकेली नहीं है, एक और बात बता दूं, एक रेजर और फ़ोन पे, मैं वार्निंग दे रहा हूं आरबीआई को और ईडी और सीबीआई को। इन लोगों ने भी वही काम किए हैं जो प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा के बेचा है पेटीएम ने ना, चाइनीज़ कंपनीज ने, जैक मा ने। वैसा ही काम ये रेजर पे, ये फ़ोन पे और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये यही काम कर रही हैं चाइना के साथ मिलके। आप इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लो, नहीं तो जनता आ रही है। अब ये बोलो मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली हैं?
आप कहाँ बताते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, रेजर पे का और 2 का नाम ले रहा हूँ, फ़ोन पे का। मैं वही काम कर रहे हैं जो पेटीएम कर रही थी एग्जैक्टली, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेटीएम के खिलाफ तो ले लिया ना एक्शन? वो लिया इसलिए कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब, शायद वो इसी का राज खोलने वाले थे जो मोदी जी डर गए, इसीलिए अपने जो धंधा है उस पर पानी डालने के लिए अब ये बोल सकते हैं ना मैंने पेटीएम पे तो एक्शन ले लिया, मेरे कोई संबंध नहीं है जैक मा से। अब ये बहाना बनाने के लिए ये आपको समझना चाहिए, पर इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।